हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज होना है आपका आगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए आर्किमिडीज में जो सिद्धांत दिया है, क्या सिद्धांत दिया है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी हो तो उस पर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है। देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है, जब वस्तु को जल में डालते हैं तो नीचे की ओर वस्तु का स्वभाव होता है जाने का। ठीक है, क्या स्वभाव होता है वस्तु का? वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, लेकिन उस वस्तु पर एक बल कार्य करता है जल की तरफ से, जिसे कहा जाता है उत्प्लावन बल। यदि इस बल का मान ज़्यादा होगा तो वस्तु तैरेगी। यदि वस्तु का भार ज़्यादा होगा, जो वस्तु नीचे की ओर भार के कारण बल लगाएगी, उसका मान ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल से, तो वस्तु डूब जाएगी। यही कारण होता है। तो यही इन्होंने बताया है कि उत्प्लावन बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? जे उत्प्लावन बल का मान जो होता है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यदि फुल भर दीजिए आप बर्तन को पानी से और उसके बाद उसमें वस्तु डालिए तो वस्तु का जो भार होगा उतना ही पानी बाहर हो जाएगा। तो यदि आप तौलेंगे वस्तु का भार और जो जल निकाला गया है तो भार उसका बराबर होगा। इस नियम के बहुत से उपयोग हैं। यह जलयानों, देखिए जी आ जाते हैं क्वेश्चन, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग यह जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम करता है। यदि डिजाइन बनाई जाती है जो जलयानों और पनडुब्बियों की, इसी बेस पर बनाई जाती है। जीवन रक्षक पेटी, जीवन रक्षक पेटी होती है जो जल में बचाने के लिए, उसमें भी इसी नियम का प्रयोग किया जाता है। और लैक्टोमीटर जो दुग्ध मापी होती है, ये दूध मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रव घनत्व का मापन किया जाता है। तो यह सब जो हैं यंत्र वो इसी आधार पर काम करते हैं, इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए तरल में डूबी हुई वस्तु में दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? वस्तु का भार नीचे की ओर और उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम करता है। ठीक है, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हुआ तो इस स्थिति में वस्तु डूब जाएगी। बताया था मैंने, यदि वस्तु का भार ज़्यादा है, अधिक है, तो क्या होगा? उत्प्लावन बल कम पड़ जाएगा। जैसे लड़ाई में होता है, लड़ाई में दो लोग लड़ रहे हैं, जो ज़्यादा बल लगाएगा वो जीत जाएगा। यही होता है, वस्तु का भार यदि ज़्यादा है उत्प्लावन बल से, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो वस्तु डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो तो वस्तु द्रव के अंदर डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। यदि दोनों के भार बराबर हैं तो नीचे से उत्प्लावन बल भी काम कर रहा है और ऊपर से वस्तु का भार भी काम कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में यदि बराबर होने पर बल, वस्तु तैरती है। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो उसका कुछ हिस्सा द्रव के बाहर निकल जाएगा और वस्तु तैरेगी। देखिए यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है, यानी कि उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा है, तो स्वाभाविक बात है वस्तु तैरेगी। और किस अवस्था में तैरेगी? उसका कुछ भाग, कुछ हिस्सा ही द्रव के बाहर रहता है, बकाया वस्तु जो होती है वो द्रव में डूबी हुई रहती है, लेकिन कुछ हिस्सा बाहर होकर वो तैरती रहती है। देखिए लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल कार्य करेगा? तो लकड़ी के भार के बराबर, जितना उसका भार, क्योंकि लकड़ी का स्वभाव क्या होता है? लकड़ी का स्वभाव होता है जल में तैरना। तो उत्प्लावन बल, तैरने की अवस्था में क्या होता है? उत्प्लावन बल और वस्तु का भार दोनों के मान समान होते हैं। इसीलिए यदि हम किसी भी लकड़ी के टुकड़े को नीचे दबाकर रखेंगे तो उस पर उसके भार के बराबर ही उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, इसलिए वस्तु तैरने लगेगी। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उस पर एक उत्क्षेप बल कार्य करता है। कौन सा बल? उत्क्षेप। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपथ्रस्ट, यानी कि ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। और भार, ठीक है, उत्क्षेप और भार। अब देखिए चुंबकत्व, चुंबकत्व से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं।
देखेंगे हम आगे। चुम्बक में किस स्थान पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। तो उसके चुम्बक के दोनों सिरों पर क्वेश्चन आ जाता है, चुम्बक के बीच में, चुम्बक के दोनों सिरों पर या अन्य जगह, इस प्रकार आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चुम्बक के दोनों सिरों पर कभी भी आप चुम्बक लेकर चिपकाना तो बीच वाला हिस्सा नहीं चिपकता है, हमेशा चुम्बक किनारे से चिपकती है, इसलिए किनारों पर ही चुंबकत्व का मान अधिक होता है। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुम्बक बनाया जा सकता है, वे हैं लोहा, इस्पात और कोबाल्ट को कृत्रिम विधियों द्वारा चुम्बक बनाया जाता है। ठीक है, चुम्बक के किनारे के दोनों सिरों को कहते हैं चुम्बक के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहा जाता है। चुम्बक में किस स्थान पर चुंबकत्व सबसे कम होता है, बताया था मैंने, मध्य में सबसे कम होता है चुंबकत्व का मान, क्योंकि ये किनारे से चिपकती है हमेशा चुम्बक। यदि किसी चुम्बक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो स्थिर होने पर उसकी दिशा होगी उत्तर और दक्षिण दिशा में चुम्बक सेट हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है पृथ्वी के अंदर भी एक चुम्बक पड़ी हुई है जो उत्तर दक्षिण दिशा में सेट है, इसी कारण जैसे चुम्बक है, आप एक धागा में लटकाइए और दूसरे धागा में एक चुम्बक लटकाइए, तो जिस दिशा में वो चुम्बक होगी उसी दिशा में वो दूसरी वाली चुम्बक भी उसी दिशा में चिपक जाएगी। तो यही कारण है पृथ्वी में भी एक चुम्बक पड़ी हुई है, तो वो चुम्बक उत्तर और दक्षिण दिशा में पड़ी हुई है, तो हमेशा चुम्बक को भी यदि छोड़ते हैं स्वतंत्रता पूर्वक तो वो चुम्बक भी उत्तर दक्षिण दिशा में सेट हो जाती है। अस्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, अस्थायी चुम्बक नर्म लोहे के। देखिए जो स्थायी नहीं रहेगा इसलिए तो नर्म है वो। ठीक है, तो नर्म लोहा, नर्म मतलब कमजोर लोहा, जो कमजोर लोहा होता है वो स्थायी नहीं रहता है, तो वो कैसा रहेगा, अस्थायी चुम्बक। ठीक है, तो अस्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं, विधि से याद रखिए, तो नर्म लोहे के, नर्म मतलब सॉफ्ट लोहा, बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो सॉफ्ट होगा तो वो स्थायी नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा, अस्थायी। स्थायी मतलब स्थिर रहने का गुण, अस्थायी मतलब जो स्थिर न रहे। जैसे पेड़ पौधे कैसे हैं, स्थिर हैं, और हम लोग कैसे हैं, अस्थिर हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। स्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं, स्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं इस्पात से। ठीक है, स्थायी चुम्बक किससे बनाए जाते हैं, इस्पात से। आपने देखा होगा जो इस्पात होता है, इस्पात से यदि कोई भी वस्तु बनाई जाती है वो ज़्यादा दिनों तक स्थिर रहती है, यानी कि वो कैसी रहती है, जल्दी टूटती फूटती नहीं है, जिसमें जंग नहीं लगता है जल्दी। ठीक है, तो स्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं इस्पात से। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड ये बना होता है नर्म लोहे का, जो अस्थायी लोहा होता है उसका बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो उसका काम होता है विद्युत का ट्रांसफर करना। ठीक है, यदि मजबूत लोहे के बना देंगे हम तो वो पिघलेगा ही नहीं, तो यदि विद्युत ज़्यादा आ गई तो घरों में भी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, घरों में नुकसान, बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के क्रोड जो होते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, जिससे कि यदि विद्युत मान लो ज़्यादा आ गई, बिजली ज़्यादा मात्रा में आ गई तो कम से कम ट्रांसफार्मर को ही नुकसान हो, उसके जो क्रोड हैं वो गल जाएँ। नर्म लोहे के होंगे तो गल जाएंगे जल्दी और विद्युत वहीं पर रुक जाएगी। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। एक लंबी धारावाही कहलाती है परिनालिका। ठीक है, परिनालिका कहते हैं इसे, एक लंबी धारावाही। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है कौन, चुम्बकीय क्षेत्र। ठीक है, जो चुम्बकीय क्षेत्र होता है वो गतिशील विद्युत आवेश। देखिए चुम्बक से भी बिजली बनाई जाती है, आपने पढ़ा भी होगा। तो जो चुम्बकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो जब आवेश एक सेकंड में जो आवेश बहेगा उसे ही तो धारा कहते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगेगी। ठीक है, तो चुम्बकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, तो गतिशील विद्युत आवेश। अब देखिए अनुचुम्बकीय पदार्थों के कौन कौन उदाहरण हैं, प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। अनुचुम्बकीय वो होते हैं जिनमें ही थोड़ा चुंबकत्व का गुण
पाया जाता है वो कहलाते हैं अनुचुंबकीय। और लोहे चुंबकीय कौन से होते हैं? लोहे चुंबकीय जिनमें बहुत अधिक चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। और प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जो चुंबकत्व का विरोध करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे लोहा हुआ, कोबाल्ट हुआ और निकेल हुआ, इनमें बहुत अधिक मात्रा में चुंबकत्व का गुण होता है। कभी भी लोहे को चुंबक के पास ले जाएंगे बहुत भयंकर तरीके से चिपक जाता है, और ऐसे ही कोबाल्ट, ऐसे ही निकल। ठीक है, और अनुचुंबकीय में प्लेटिनम, सोडियम, इनमें सोडियम देखा जाए, प्लेटिनम देखा जाए, ऑक्सीजन देखा जाए, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, इनमें थोड़ा गुण पाया जाता है चुंबकत्व का, यानी कि आकर्षण तो होते हैं लेकिन बहुत तेजी से आकर्षित नहीं होते हैं। और चांदी, सोना, जिंक, जल, हाइड्रोजन, ये कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय, यानी ये चुंबकत्व का विरोध करते हैं। कभी सोना को देखा है चिपकते हुए चुंबक में? नहीं, ना चांदी, ना जिंक, ना जल, ना हाइड्रोजन, सॉरी। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बहुत क्वेश्चन आता है, या टेस्ला। ठीक है, तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए, विद्युत, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो 1 सेकंड में आवेश प्रवाहित होता है उसी को विद्युत धारा कहा जाता है। आई बराबर क्या होता है? Q/T। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जानते हैं आप लोग। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 6.25 × 10⁸ होगी। धारा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। यह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। जो डिस्ट धारा होती है जिसे बोलते हैं डीसी। ठीक है, डीसी बोलते हैं इसे। यह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे डिस्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, यह धारा परिमाण तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसलिए ये कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती, यानी कि जिसमें कि परिवर्तन हो जाए। अब देखिए, विद्युत लेपन, जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका कैथोड, और जिस धातु की परत चढ़ानी होगी उसका एनोड बनाया जाता है। यानी कोई भी धातु है उसमें विद्युत लेपन करना है तो धातु जिस धातु पर चढ़ानी है उसका हमेशा कैथोड यानी कि माइनस बनाते हैं, और जिस धातु की उसमें परत चढ़ानी है, कोई भी धातु है उसमें परत चढ़ा देंगे, ठीक है, तो वो सुरक्षित हो जाएगी और उसमें लेपन हो जाएगा, विद्युत लेपन। माइनस प्लस बनाना है उसमें, तो जो धातु बाहर से लाकर उसमें चढ़ाई जाती है उसका प्लस पॉइंट यानी कि उसका एनोड बनता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, जो बाहर से चीज़ लाई जाती है उस पर चढ़ा दी जाती है तो वो क्या बनती है? उसका एनोड बनाया जाता है या फिर प्लस पॉइंट बनाया जाता है वहाँ पर, और जो वस्तु होती है वो माइनस के रूप में रहती है। इस क्रिया में प्रायः सोना, चांदी, तांबा धातु को लिया जाता है। देखिए, विद्युत धारा है एक अदिश राशि, जी जरूर याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो अदिश, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, जिस दिशा में बहाएंगे उस दिशा में बहने लगती है विद्युत धारा। कौन सा विद्युत यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है? तो ट्रांसफार्मर का काम होता है ये। हमेशा देखिए, मोहल्ले के बाहर ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ट्रांसफार्मर का यही काम होता है, विद्युत को ट्रांसफर करना, और निम्न को उच्च में, उच्च को निम्न में, यानी कि जिससे इलाके में जितनी ज़रूरत होती है विद्युत की वो ट्रांसफार्मर काम करता है। इसीलिए इसमें क्रोड कैसे बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के, जिससे कि ज़्यादा विद्युत आने पर ये गल जाए और ट्रांसफार्मर से विद्युत ट्रांसफ़र हो रही है वो ना हो ज़्यादा ट्रांसफ़र। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें कहते हैं अचालक।
जिनमें कि विद्युत चालन होता ही नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, अचालक कहते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो ये बढ़ जाता है जब ताप बढ़ा देते हैं विद्युत प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध क्या होता है जी समझिए पहले। विद्युत प्रतिरोध यानी कि विद्युत को रोकना। जो पंखे में रेगुलेटर लगा रहता है, इसमें कभी गौर किया है आपने कि 1 में करेंगे तो थोड़ा तेज हो जाता है, 2 में करेंगे और तेज हो जाता है, 5 में करेंगे और तेज हो जाएगा। यदि फिर 5 से 1 में कर देते हैं तो स्लो हो जाता है पंखा। ऐसा होता कैसे है? ये होता है विद्युत प्रतिरोध के कारण। प्रतिरोध मतलब रोकना। इसका काम, रेगुलेटर का काम क्या होता है, इसमें एक सिस्टम ऐसा लगा रहता है जो कि धारा को जब 5 में करते हैं धारा ज़्यादा बहने लगती है, और जब सीधे हम 1 में कर देते हैं तो धारा कम बहने लगती है, और यदि 0 में कर दें तो धारा रुक जाती है। ठीक है, रेगुलेटर का यही काम होता है जो विद्युत प्रतिरोध का नियम फॉलो करता है। तो ताप यदि बढ़ा देते हैं तो विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि धारा कम प्रवाहित होगी। अर्धचालक पदार्थ की विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप के घटने पर घटती है। ठीक है, जो अर्धचालक होते हैं तो अर्धचालक पदार्थ की विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप के घटने पर ये घट जाती है। विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता में उल्टा संबंध होता है। ठीक है, विद्युत चालकता बराबर होता है 1/, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम, और विद्युत चालकता का मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स। याद रखिए। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर भी उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है विद्युत धारा का। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, विद्युत धारा का पता लगाना है गैल्वेनोमीटर का। हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है जी, नाइक्रोम का बना होता है। देखिए नाइक्रोम का जो तार होता है, जब उसमें विद्युत प्रवाहित कराते हैं तो अपने आप वो गर्म होने लगता है, लाल होने लगता है। तो प्रेस में कह दें या फिर हीटर में, तो इसी नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, जिससे भी वो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है और उससे ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है। तो गर्म, किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए किस तार का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का। ट्रांसफार्मर में किस धारा का प्रयोग किया जाता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा का। शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है कार्बन की छड़। ये जरूर याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। शुष्क सेल जो होता है उसमें एनोड का काम यानी प्लस का काम कौन करती है, शुष्क सेल में काम करती है कार्बन की छड़ यानी कि सी। ठीक है, जो कार्बन की छड़ होती है वो शुष्क सेल में एनोड का काम करती है। शुष्क सेल है ये होता है आपका प्राथमिक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल में कार्बन की छड़, एनोड का काम। घरों में लगे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आदि किस क्रम में लगे होते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, तारों में एक क्रम होता है, तो वो कौन सा क्रम होता है उसमें, जो घरों में बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे लगे होते हैं वो लगे होते हैं समांतर क्रम में। एक समांतर श्रेणी होती है, एक कौन सी होती है, दूसरा श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। देखिए उससे हमें याद नहीं रखना है, हम इसमें एक ट्रिक लगाएंगे। आपने देखा होगा जो बल्ब वगैरह, बोर्ड वगैरह रहते हैं वो हमेशा घर में जब फिटिंग होती है, सेट किए जाते हैं तो एक समान अंतर पे लगाए जाते हैं। यानी एक आपका 10 फुट पे लगा हुआ है तो दूसरा भी उससे 10 फुट पे लगा होगा, तो एक क्या होता है उनमें समान अंतर होता है। तो ऐसे ही याद रखिए, बल्ब हो चाहे ट्यूबलाइट हो या लाइट हो, ये समान अंतर पर लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, जिससे कि फिटिंग में सुंदरता हो। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को कम या अधिक करना। फ्यूज तार की विशेषता है, इसकी विशेषता होती है कम गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध। ठीक है, इसका काम क्या होता है, उच्च प्रतिरोध का होता है, यानी ये धारा को रोकने में सक्षम हो। देखिए फ्यूज तार होता क्या है, फ्यूज तार हमेशा जहाँ से धारा बहती है वहाँ पर लगाया जाता है, और ये कम गलनांक का होता है। कम गलनांक का मतलब यदि विद्युत की मात्रा बढ़ेगी, वोल्टेज की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, यदि कम गलनांक
होता है जिस धातु का, वो जल्दी पिघल जाती है। तो धारा परिपथ को रोकने के लिए, यानी कि जिससे कि घर में ज़्यादा वोल्टेज की विद्युत ना जा पाए, जिससे कि नुकसान ना सहना पड़े और भी उपकरणों को, इसलिए कम गलनांक का फ्यूज तार इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सभी घर में प्रयोग होता है। तो याद रखिए, फ्यूज तार की विशेषता है कम गलनांक या तथा उच्च प्रतिरोध। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डिस्ट धारा में बदला जाता है, किसके द्वारा? डिस्टकारी द्वारा। ठीक है, जो डिस्टकारी होता है वही तो डीसी में बदलेगा। ठीक है, एसी को डीसी में कौन बदल, डिस्ट धारा में कौन बदलेगा? जो डिस्टकारी होगा। अब देखिए, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्टमीटर होता है, उसका प्रतिरोध होता है अनंत। ठीक, घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज याद रखिए, घरों में जो विद्युत धारा बहती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। देखिए, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। विद्युत प्रेस में किस तार का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। अभी बताया था मैंने, नाइक्रोम का तार जो होता है वो गर्म होने, विद्युत धारा बहने पर उसमें वो गर्म होने लगता है, उसमें ऊष्मा बहने लगती है। ठीक है, यही कारण होता है कि हीटर में और विद्युत प्रेस में नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि 1000 वाट के विद्युत बल्ब को 1 घंटा जलाया जाए तो कितनी यूनिट विद्युत खर्च होगी? 1 यूनिट। ठीक है, शुष्क सेल का कैथोड होता है जस्ते का। ये भी याद रखिए, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? जे जस्ते का बना होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। ठीक है, और कैथोड किसका बना होता है? कैथोड जी माइनस, जी बना होता है जस्ते का। ठीक है, याद रखिए। तड़ित चालक बना होता है तांबे का। जो तड़ित चालक मतलब जानते हैं आप लोग, जिसका काम होता है जब बिजली गिरती है कहीं पर बिजली को रोकना, और यदि गिरेगी तो वो तड़ित चालक लगा रहता है। तड़ित चालक उसे बिजली को, जहाँ भी तड़ित चालक लगा होगा तो वहाँ बिजली गिर नहीं सकती। देखा होगा आपने, कोई भी मीनार हो, कोई भी पुरातत्व की चीज़ होती है, या कोई भी बड़ी कंपनियां हैं, या टावर में देखा होगा आपने, सबसे ऊपर क्या लगा होता है? एक सरिया टाइप का लगा होता है, वही होता है तड़ित चालक। इसका काम होता है बिजली गिरने से रक्षा करना, और यदि बिजली गिरेगी भी तो इसके द्वारा जमीन में समा जाएगी। ठीक है, तो तड़ित चालक किसका बना होता है? हमेशा तांबे का बना होता है। याद रखिएगा, किसका बना होता है? तांबे का। सबसे पहले कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तांबा। इसीलिए तांबे का प्रयोग पूजा के लिए किया जाता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज तार बना होता है तांबा, टिन व सीसा की मिश्र धातु का। ठीक है, ये आप लोग इसके लिए भूल जाएंगे यदि ऑप्शन में आ गए कि फ्यूज तार किन किन धातुओं का बना होता है, तो इसे कैसे याद रखना है? फ्यूज तार का काम क्या होता है? अधिक वोल्टेज की विद्युत धारा को रोकना। तो पहले क्या होते थे? स्टेबलाइजर आते थे, उसमें क्या लगी रहती थी? एक सीटी लगी रहती थी। जैसे ही विद्युत धारा का मान बढ़ा, वोल्टेज का मान बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, तो वो उसमें क्या बच जाती थी? एक सीटी बच जाती थी। सीटी। ठीक है, जिससे पता चल जाता था वोल्टेज बढ़ गया है। तो याद रखना है इससे, सी से सीसा, टी से टिन। ठीक है, और इसी में तांबा और रहता है। ठीक, तो सीटी बच जाती है, यानी कि सीसा, टिन और तांबा। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁶ जूल। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें कहते हैं चालक। चालक का मतलब होता है
विद्युत चालक जो होते हैं उससे आवेश प्रवाहित हो जाता है, यानी कि धारा सरलता से प्रवाहित होती है। चालक पदार्थों का उदाहरण है लगभग सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन, मानव शरीर एवं जल आदि। तो ये हमारे शरीर से भी विद्युत बह सकती है। अचालक पदार्थों के उदाहरण हैं रबड़, कागज, लकड़ी, अभ्रक, शुद्ध जल आदि। देखिए अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें कि विद्युत चालन नहीं होता है, वो होते हैं रबड़, कागज, लकड़ी। क्या लकड़ी में कभी विद्युत बहते हुए देखा है? नहीं, विद्युत इसमें नहीं बहती है। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच की होती है कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक जिसमें आधा चालन होता है। अर्धचालक के उदाहरण बहुत आता है क्वेश्चन, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक के उदाहरण हैं, दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन में हमेशा मिलते हैं। ताप घटाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। क्या होता है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, इससे पहले भी करवा चुका हूँ मैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, जब बल्ब को बजाइएगा ना तो उसमें टन टन की आवाज़ आती है, इससे याद रखिए किसका बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। जो बल्ब के अंदर आपने ऐसा देखा होगा उसमें जे लगा रहता है, ऐसा यही है तंतु, इसे बोलते हैं तंतु। ठीक है, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, परम शून्य ताप अर्धचालक पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करता है? जी करता है आदर्श अचालक की भांति। ठीक है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है? तो आदर्श अचालक की भांति, यानी उसमें विद्युत नहीं चलती है। विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। ये तो आप लोगों को पता होगा। जो विपरीत आवेश होते हैं प्लस और माइनस, इनमें क्या होता है? इनमें हमेशा आकर्षण होता है। जो समान आवेश होते हैं उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो समान आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा? ये लगेगा प्रतिकर्षण। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध होता है, इसका अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध होता है कम। विद्युत लेपन के लिए किस धारा का प्रयोग होता है? डिस्ट धारा का। जो विद्युत लेपन होता है उसके लिए किस धारा का प्रयोग करते हैं? विद्युत धारा का। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जुड़ा होता है? जे श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है विद्युत फ्यूज। जो फ्यूज के बारे में बताया था ना मैंने, जिसका कम गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, वो किस क्रम में जुड़ा रहता है? जिस श्रेणी क्रम। ठीक है, इनकी एक श्रेणी बनती है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जाता है गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाकर। यानी उच्च प्रतिरोध का तार यदि श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर में जोड़ देंगे तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वोल्टमीटर में बदल जाएगा। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदला जाता है। गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाकर, यदि समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाएंगे तो जी आमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, आमीटर से क्या नापी जाती है? इससे नापी जाती है धारा। ठीक है, धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आमीटर में बदलना है गैल्वेनोमीटर को तो कम प्रतिरोध का लगाएंगे। यदि कम प्रतिरोध लगाएंगे तो क्या होगा? रोकेगा कम, यानी धारा माप लेंगे। यदि प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध लगा देंगे तो क्या होगा? वो धारा को रोके लेगा। तो इससे आपको याद रखना है। चालकों का ताप घटाने पर विद्युत चालकता हो जाती है अधिक। चालकों का ताप यदि घटाएंगे तो विद्युत चालकता ज़्यादा हो जाती है, यदि ताप बढ़ा देंगे तो विद्युत चालकता कम हो जाती है। ट्यूबलाइट में भरी होती है पारे की वाष्प व आर्गन गैस। ठीक है, आर्गन याद रखिएगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज पर। ठीक है, यहाँ ला लिखा नहीं है, यहाँ ला और होगा। ठीक है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वोल्टेज पर। ठीक है, इसके आगे आपका कल होगा। आज थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बकाया आज या कल में आपको मैं
पद्म पुरस्कार जो भी 26 जनवरी को अनाउंसमेंट हुआ है देने के लिए, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा विथ ट्रिक के साथ, उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।